हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के चैप्टर 2 जर्नल एक्सप्लेनेशन सेक्शन 6 से 52A तक है। तो हम आज हाफ कवर कर लेंगे और नेक्स्ट कल कवर कर लेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। क्योंकि एक साथ अगर आप पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि कुछ सेक्शंस इसमें ऐसे भी हैं और जो बाकी जो इससे पहले के जो सेक्शंस है, बैकग्राउंड है, आईपीसी के जो टोटल 1 से और 5-11 तक जितने भी सेक्शंस हैं वो सब के बारे में मैंने वीडियो बना दी है। आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ जो भी वीडियो देखें, स्टूडेंट्स हैं जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, प्लीज़ लास्ट तक देखें। और जो जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, क्योंकि जैसे भी आगे अपडेट से क्लास बनती रहेंगी वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। इसमें सेक्शन 6 पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझना, मतलब कुछ जो ऐसी परिभाषाएं हैं वो अपवादों के अंतर्गत आती है। तो आईपीसी में एक चैप्टर मेंशन है, चैप्टर 4 साधारण अपवाद। मतलब जो भी अपवाद होते हैं, जैसे मान लीजिए अब मैं एक टेबल पे बैठी हूँ, मेरे पास भी कोई स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनका कोई पेन रखा है, मैं लेके और उसको लिखने लग गई, तो वो ये नहीं बोल सकता कि आपने पेन चुरा लिया। मतलब कोई कुछ तुच्छ बातें होती हैं विधि की, उनमें नहीं होता। जैसे सेल्फ डिफेंस है, मैं खुद को बचाने के लिए, कोई मुझे सामने वाला मार रहा है और मैं खुद को बचाने के लिए क्या करूँगी, उसको मारूंगी या फिर उसको रोकूंगी, कुछ तो करूँगी। तो वो क्या हुआ, वो भी एक अपवाद के अध्ययन आ गया। मतलब मुझे अगर मैंने उसको मारा भी तो मुझे कोई क्या बोलते हैं पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो ये इसका मतलब ये होता है। और ये जो बेयर एक्ट में लिख रखा है बहुत बड़ा लिख रखा है, 4-5 लाइन का लिख रखा है, समझ में नहीं आता इतना कुछ कि क्या है। तो मैंने आपको समझा दिया। इसके इलस्ट्रेशंस भी दे रखे हैं, इलस्ट्रेशन देखो। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो प्लीज़ बेयर एक्ट लेके बैठे साथ। देखिए क्या है, एक इलस्ट्रेशन दे रखा है। बी, क्या एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना यह को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है, यहाँ के सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है। क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट वारंट के उसको क्या कर रहा है, गिरफ्तार कर रहा है। और जो क्या बोलते हैं मर्डर किया है उसने, तो उसके ऊपर है, क्योंकि यह को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था और इसलिए मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। मतलब जैसे मान लो पुलिस ऑफिसर तो क्या था, विधि द्वारा आबद्ध है, मतलब उसको तो लॉ ने कह रखा है कि आप अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो उसको क्या करिए, पकड़िए, गिरफ्तार करिए। क्योंकि पुलिस वालों की तो ड्यूटी यही है, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि आपने उसको क्यों गिरफ्तार किया। वह सेक्शन 7 एक बार स्पष्टीकृत पद का प्रभाव। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जो सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, मतलब जो एक बार, मतलब जो भी कोई, मतलब जो एवरी एक्सप्रेशन विच हैज़ एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज़ यूज इन एवरी पार्ट। मतलब जो भी इस संहिता के अंतर्गत जो भी एक्सप्लेनेशन दी गई है, हमें जो भी स्पष्टीकरण दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन देखो लिख भी रखा है, एक्सप्लेन किया गया है, तो वो कहाँ आएगा, वो किसके अंदर समझा जाएगा, आईपीसी के अकॉर्डिंग समझा जाएगा उस स्पष्टीकरण को। और जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, देखिए हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। तो बेयर एक्ट में ये लैंग्वेज दे रखी है, पर हमें सिर्फ इतना समझना है कि कोई भी जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो कहाँ समझी जाएगी, आईपीसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आईपीसी में ही बात हो रही है। अब आते हैं सेक्शन 8 पे, जेंडर। जेंडर का मतलब क्या होता है, जेंडर का मतलब होता है लिंग। मतलब जो ही वर्ड यूज़ होता है, पुल्लिंगवाचक शब्द जहाँ पे प्रयोग होता है वो हर व्यक्ति के लिए लागू होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ऐसा नहीं है कि वो ही शब्द है जो सिर्फ ओनली मेल के लिए ही होगा, नहीं, फीमेल के लिए भी होगा। इसमें कर रखा है, कहाँ पे कर रखा है इसको एक्सप्लेन, सेक्शन नंबर 8 में। अब सेक्शन नंबर 9 पढ़ते हैं, नंबर मीन्स वचन। मतलब इसमें लिख रखा है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़े तो, कि जब तक आपको तत्कूल प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। पर हम सिंपली लैंग्वेज में समझेंगे तो जब तक आपको पता ही ना हो कि सिंगुलर नंबर में इंक्लूड हो, जब तक आपको मतलब पता ना हो
तो हम क्या मानेंगे कि जो सिंगुलर नंबर है उसमें प्लूरल नंबर आएंगे और जो प्लूरल है उसमें सिंगुलर नंबर इंक्लूड रहेंगे। सिर्फ इतनी सी बात समझनी है इसमें। अब बात करते हैं हम सेक्शन 10 की, मैन और वुमेन। इसमें क्या है, पुरुष और स्त्री। ठीक है, अब जैसे अगर हम डायरेक्ट का लैंग्वेज देखें तो उसमें लिख रखा है पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का, मतलब ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो अब हम अगर सिंपली लैंग्वेज में समझे तो मैन और वुमेन में मैन और वुमेन आएंगे, चाहे वो किसी भी एज के हों। मैन किसी भी एज के मेल ह्यूमन बींग से ही है और जो वुमेन है वो भी किसी एज की फीमेल ह्यूमन बींग से है। अब सेक्शन 11 पढ़ते हैं। इसका है जो टाइटल है वो क्या है, पर्सन, व्यक्ति। कोई भी कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वो निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब द वर्ड पर्सन इंक्लूडिंग कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। मतलब कोई भी जो इसके अंदर देखते हैं हम, तो कोई भी कंपनी हो या फिर कोई मतलब व्यक्ति हो, मतलब कृत्रिम व्यक्ति बोलते हैं हम, और जो प्राकृतिक व्यक्ति होते हैं उन सब चीज़ें ये इसमें आती हैं व्यक्ति शब्द में। आईपीसी में कंपनी, एसोसिएशन पर या फिर कोई निकाय हो, इन सभी व्यक्ति शब्द के तहत जाना जाता है। यानी अगर कहीं किसी कंपनी और एसोसिएशन से संबंधित मामला है तो उसे कंपनी या एसोसिएशन के स्थान पर व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल हो जाता है। मतलब अगर कोई पुरुष स्त्री हो, मतलब ये हमने पढ़ा ना, तो और जैसे कोई व्यक्ति हो, कंपनी हो, तो ये भी इसमें ही आता है। सेक्शन 12 क्या कहता है, लोक। लोक मीन्स पब्लिक। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटीज़। मतलब लोक का कोई भी वर्ग हो, कोई भी समुदाय हो, लोक शब्द के अंतर्गत आता है। मतलब जनता, सामान्य जनता का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय जनता, सामान्य जन शब्द के अंतर्गत आता है। सेक्शन 13 है वो पहले क्वीन की परिभाषा थी इधर ब्रिटिश सरकार के जब टाइम था उस टाइम में, फिर ये 1950 में इसको निश्चित कर दिया। मतलब इसको जो रिपील कर दिया, क्योंकि अभी एक सेक्शन ही बन के रह गया है कि एक सेक्शन था 13, मतलब इसको हटाया तो नहीं है अभी भी, पर लिखा हुआ है क्वीन की परिभाषा विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निर्देशित। सेक्शन 14 का क्या मतलब है, सरकार का सेवक, मतलब जो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार का सेवक क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो सभी सरकार के सेवक हुए, अगर एक कॉमन लैंग्वेज में देखा जाए तो सरकार का जो सेवक होता है उस शब्द के अंतर्गत क्या क्या आईपीसी में लिया गया है वो सब बताया गया है इसके अंतर्गत, कि जो सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने, दिए गए, नियुक्त किए गए, नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक के घोतक हैं। मतलब वही बात है कि जो भारत सरकार द्वारा किए गए हों। तो इसमें देखें, भारत में सरकार द्वारा सरकार के अधिकार क्षेत्र में उसके अधीन आने वाले क्षेत्र में तैनात नियुक्त अधिकारी से है। अब जो सेक्शन 15 है उसको भी रिपील्ड कर दिया गया, पर ये इसमें आईपीसी के जो बेयर एक्ट हैं, बुक्स हैं, उनमें मेंशन है ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा। 13 में तो क्या था, क्वीन, और इसमें ब्रिटिश इंडिया विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा इसको रिपील्ड कर दिया गया था। अब पढ़ेंगे सेक्शन 16। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 16 को भी रिपील कर दिया गया था। बात करते हैं सेक्शन 17 की, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है, कौन कौन सी होगी, तो सीधी सी बात है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब बात करेंगे सेक्शन 18 की, मतलब इंडिया के मतलब बारे में क्या कहा आईपीसी में। ठीक है, आईपीसी में जब आईपीसी बनी थी तब ये जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे क्या था, रणवीर दंड संहिता अप्लाई थी। पर जो 2019 के बाद आईपीसी क्या हुआ, पूरे इंडिया में अप्लाई हो गई। जो रणवीर दंड संहिता थी उसको हटा दिया वहाँ से, और अब ये क्या बोलते हैं, पूरे इंडिया में अप्लाई है। तो जो इसके बेयर एक्ट्स हैं जिनमें चेंजेस नहीं किए गए हैं, तो पर आप कर लीजिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप, मैंने बोला था आपको बेयर एक्ट और जो नोट बुक्स हैं वो और हाइलाइटर लेके बैठें प्लीज़, और जो भी मैं बता रही हूँ आपको वो लिख लें, क्योंकि जब आर्टिकल 370 हट गया था तो ये सब चीज़ें जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं है, ये सब बेयर एक्ट्स में लिखा हुआ है, जो भी कोडिफाइड है जो लॉज उनमें सब में लिखा हुआ है, तो आप लिख लीजिए कि अब अप्लाई है। पढ़ते हैं सेक्शन 19, ये इम्पोर्टेंट है, जजेस, मतलब इनके बारे में बात की गई, जज। ठीक
ठीक है। न्यायाधीश, न्यायाधीश शब्द में कौन कौन आता है, न्यायाधीश शब्द के जो मतलब इन्होंने बता भी रखे हैं, पार्ट्स कर रखे हैं, जैसे इलस्ट्रेशंस भी दे रखे हैं, उन सब के आधार पर। तो देखिए सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझते हैं, क्योंकि बेयर एक्ट तो सबके पास है, हमें सिर्फ समझना है। न्यायाधीश शब्द ने केवल हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है, मतलब सैम्बल है, जो पद के रूप में न्यायाधीश अभिभूत हो, मतलब जो जजेस हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी घोतक है, मतलब एक एक्सेप्शन डाल दिया कि जो किसी कानूनी कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या आपराधिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए। मतलब इसमें क्या कहा गया कि न्यायाधीश तो वो है जो न्यायाधीश के पद पर कार्य करें, फिर एक एक्सेप्शन डाला कि जो भी किसी कानूनी कार्रवाई में जो सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो, वो जो उसमें काम कर रहे हैं और जो उनके अपील होती है उस चीज़ के बारे में देखिए, पढ़िए एक बार, जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। मतलब जैसे जो हायर करते हैं ना जजेस, उन सब के बारे में बात की गई है। एक तो जजेस जो अपना काम कर रहे हैं, और जो सेकंड जो एक्सेप्शन डाला कि जो उनको हायर करते हैं, मतलब जैसे हमने आर्टिकल्स भी हैं इन सब चीज़ों के लिए, मैं आपको एक अलग से क्लास बना के इस पूरे को अच्छे से समझाऊंगी कि क्या मतलब होता है इन सब चीज़ों का। पढ़ते हैं सेक्शन 20। ठीक है, अब पहले क्या पढ़ा जज, और अब क्या पढ़ेंगे कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब जहाँ पे कोर्ट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, और जो कोर्ट्स हैं उनके बारे में क्या लिखा कि न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही कोई न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उसी न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा हो। मतलब जो हायर कर रहे हैं, मतलब जैसे अभी रिक्रूटमेंट निकलती है तो जो नए जजेस लगते हैं, पहले से काम कर रहे हैं, या किसी को क्या बोलते हैं बुलाया गया हो स्पेशली, कोई मतलब जो बैठती है ना बेंचेस, उन चीज़ों के लिए बुलाया गया हो, तो वो सब क्या होंगे, वो कोर्ट के क्राइटेरिया में आते हैं। अब पढ़ते हैं सेक्शन 21 लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, हम तो देखिए विधि के अनुक्रम में नियुक्त कोई व्यक्ति, ठीक है, इन तीनों सेनाएं, न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी या कोई भी अन्य अधिकारी जिसका कर्तव्य लोक कर्तव्यों का निर्वहन करना है, जो भी मतलब जो पब्लिक ड्यूटीज़ हैं उनका निर्वहन करना है। ठीक है, अब इसमें तो 10-12 पॉइंट बना रखे हैं, पर हमें देखो मैंने एक शॉर्ट पॉइंट इसमें निकाले हैं। देखिए न्यायालय हर ऑफिसर, समापक, रिसीवर या कमिश्नर भी आता है, लोक सेवक की सहायता करने वाले जूरी सदस्य, असेसर, पंचायत का सदस्य, मध्यस्थ, सक्षम लोक प्राधिकारी, व्यक्ति को परिरोध में रखने को सक्षम हो, अपराध को नियंत्रित करने वाला, अपराध की इतला देने वाला, ये सब इसमें आएंगे। और जो सरकार की ओर से जो संपत्ति ग्रहण करते हैं, वो जो नीलामी करते हैं ना, उन सब चीज़ों के बारे में बता रखा है, तो आप ये नोट कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, आप ये देखिए नगर आयुक्त भी लोक सेवक है। ठीक है, और ये शॉर्ट बना दिए क्योंकि इसमें बेर एक्ट में तो बहुत बड़े तरीके से दे रखे हैं। अब है सेक्शन जो 22 है जंगम संपत्ति के बारे में है। 23 सदोष अभिलाभ, अवैध रूप से प्राप्त लाभ, सदोष हानि, विधिक रूप से हकदार व्यक्ति की हानि। और जो 24 है बेईमानी से, जो किसी सदोष लाभ या अन्य को हानि हो, जो खुद को तो लाभ हो जाए और दूसरे को हानि हो। 25 है कपट पूर्वक, कपट के आशय से कार्य करना। ठीक है, 26 है विश्वास करने का कारण, प्रयास हेतु रखने वाला व्यक्ति। और जो 27 है वो पत्नी लिपि के सेवक के कब्जे में संपत्ति, मतलब मालिक की संपत्ति मानी जाती है, अगर इन लोगों के कब्जे में है तो वो भी मालिक के अंडर ही आएगी। फिर 28 आता है कूटकरण। तो हमने जो ये पढ़े अभी 21 से और जो 27 तक, इन सब के छोटे छोटे पॉइंट्स बना दिए हैं मैंने, और मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूँगी इसका, जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है आपको। तो प्लीज़ आप इसको लिख भी लें साथ में, क्योंकि साथ में आपके नोट्स भी बनते रहेंगे। क्योंकि जो लिखते हैं, जिस टाइम हम पढ़ते हैं ना, सुनते हैं, और जिस टाइम हम और लिखते भी हैं उसी टाइम, तो क्या होता है हमारे दिमाग में जल्दी से याद होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो आप भी संभावना बनाएं। अब देखो धारा 28 है कूटकरण। अब इसमें क्या आया कि एक वस्तु को दूसरे के समान बनाना, मतलब कुछ भी ऐसा बना देना कि ये सेम वैसी ही लगे। ठीक है, धोखा हो सके जिससे हमें, और धोखा करने का आशय हो, क्योंकि हमारा आशय भी है ना, जब भी तो हमने दूसरी वस्तु बनाई, और धोखा दिए जाने की संभावना हो, या फिर वैसे सोच रहा हो कि यार एक बार ट्राई करता हूँ मैं तो। ठीक है,
फिर जो 29 है 30 तक है, ये मैंने आपको पूरे अच्छे से देखो छोटे छोटे बना दिए हैं कि मूल्यवान प्रतिभूति जिससे कोई अधिकारी सर्जित हो, डिक्री अवधारणा के आधार पर पारित की जा सके, प्रतिलिपि मूल्यवान हो, श्रेणी में नहीं आता, तलाक, विक्रय विलेख, किराया पत्र, बीमा पॉलिसी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब पढ़ते हैं सेक्शन 34। अब आप बोलोगे कि बीच के कहाँ गए सेक्शंस, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको वैसे ही पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगी, उनके जो नोट्स होंगे मेरे पास मैं सारे आपको भेज दूंगी। तो देखिए अब पढ़ते हैं 34। 34 क्या है, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। मतलब जब भी कोई सामान्य आशय बनता है तो वो एक सिंगल व्यक्ति से कभी नहीं बनता, वो हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, तभी सामान्य आशय बोला जाएगा। क्योंकि मैं खुद के इंटेंशन के तो ये नहीं बोल सकती कि मेरा सामान्य आशय, तो सामान्य किसी से होगा भी ना, वो क्या अपन बोलते हैं ना कि किसी से मिलता जुलता है, तो वही बात है अभी सामान्य आशय 34 में 3-4 मतलब ये याद रख लो 3-4 व्यक्ति होते हैं, तो 3-4 हो गया याद करने का तरीका। अब है कि जो 34 सेक्शंस है उसका मतलब क्या है, संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत इसमें क्या है समाविष्ट है, ये लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए आप, ठीक है। और जो सेक्शन 34 है उसमें क्या है, सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में, ठीक है, ये बात कही है इसमें। और प्रीवी काउंसिल की घोषणा में 1870 में इसको संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था, ये भी मेंशन कर लीजिए क्योंकि ये डीपली अगर कभी पूछ लिया तो इसमें ये आ सकता है। सेक्शन 34 के अंतर्गत संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है। आपराधिक कार्य एक से अधिक व्यक्ति द्वारा हो, ठीक है, आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो, पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत हो। मतलब जो योजनाएं होती हैं वो पूर्व निर्धारित होती हैं, इसमें तुरंत नहीं बनती कि अभी मैं कर दूँ सब कुछ, क्योंकि जो बेर एक्ट में ना वो छोटा सा दे रखा है सेक्शन, पर हम पूरा अच्छे से पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं इसको। देखो इसके कुछ देखते हैं। सामान्य आशय में केसेस हैं जो सामान्य आशय में विचारों का पूर्व मिलन सम्मिलित है, ठीक है। अब इसको एक हाईलाइट एक लाइन बना के लिख लीजिए। और कौन सा केस आया इसमें, महबूब शाह वर्सेस एम्परर वाला, ठीक है। फिर एक आया वारेंद्र कुमार घोष का आया एम्परर से, ठीक है। और जो ये विचारों का पूर्व मिलन आया, इसमें क्या बोला गया कि जो सामान्य आशय को तब तक निश्चित नहीं माना जाता जब तक कि मामले परिस्थिति में निर्धारित न किए जा सके। और जो वारेंद्र कुमार घोष का आया, इसमें कुछ सेक्शंस दिए गए आपको, और इसमें संयुक्त दायित्व का सर्जन के बारे में भी बताया। और जो फिर महबूब शाह और एम्परर का वाद था, उसमें देखो एक बात और कही कि एक ही आशय सामान्य आशय के बीच, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के बीच अंतर स्थापित करता है। यहाँ पे ये लिख रखा है इंटेंशन, ठीक है, समान आशय और सामान्य आशय इन दोनों के बीच में अंतर स्थापित करता है, ध्यान रखना, मैंने उद्देश्य गलती से बोल दिया। फिर है नानक चंद्र वर्सेस पंजाब राज्य, ये 34 और 149 के बीच में, ये भी हाईलाइट कर लो क्योंकि इसमें कई बार डिफरेंसेस के बारे में भी पूछा जाता है और एलएलबी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और फिर है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट के बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सेक्शन 34 और 149 के बीच अंतर स्थापित किया। और कहाँ कहाँ कर रखा है, सारे सेक्शंस दे रखे हैं आपको। जब भी कई व्यक्ति मिलकर सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने के उद्देश्य से अपराध के लिए फलस्वरूप कोई आरोप लगाते हैं, परंतु उनमें से केवल एक व्यक्ति को सजा होती है और अन्य सभी को विमुक्त कर दिया जाता है, तो ऐसी सजा तब तक न्यायोचित नहीं मानी जाएगी जब तक उन लोगों को भी दोषी ना कर दिया जाए। क्यों, क्योंकि वो भी तो इंक्लूड थे ना, कि मैं मान लो बैंक लूट रही हूँ, मेरे साथ 4 और इंक्लूड, एक गाड़ी लेके खड़ा है, एक बंदूक लेके खड़ा है, तो मैं ही दोषी हुई, वो बाकी भी तो है ना मेरे साथ, मैं अकेले तो ये सारा काम की नहीं। तो उस सब चीज़ों के बारे में बताया है कि मैंने अब सेल्फ पे एक बार आप लेकर देखिए, जब सामान्य आशय की ही बात आ गई तो जो भी सामान्य आशय में इंक्लूड है वो सभी आएंगे, चाहे वो घर बैठे ही कंट्रोलिंग कर रहा हो, चाहे वो बाहर लेके गाड़ी खड़ा हो, चाहे वो सब पे ध्यान रख रहा हो दूर से, तो वो भी सब इंक्लूड होंगे इसमें। एक कॉमन इंटेंशन ये है आणविक उत्तरदायित्व और संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, जो मैंने एक नोट्स के टाइप में आपको भी दिखाया है इसमें।
देखिए इसकी भूमिका क्या है, उसके वैधानिक उपबंध क्या है, उसके प्रवर्तन की आवश्यक शर्तें क्या है और निष्कर्ष और महत्वपूर्ण वादों के बारे में बताएं। तो हम इसको पढ़ लेते हैं और आप इसको प्लीज़ नोट डाउन भी कर लें, क्योंकि पीडीएफ तो मिल जाता है पर आप जो अभी लिखेंगे ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और जो इसकी प्लेलिस्ट है, जो इसके पहले के बनाई गई है मैंने वीडियो, वो उसका लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अभी। भूमिका, उस चीज़ के बारे में बताया है कि उसकी भूमिका क्या है। संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत उन मामलों में लागू होता है जब व्यक्ति समूह में अपराध करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई अपराध सामूहिक रूप से सामान्य आशय की वृद्धि या पूर्ति के लिए किया जाता है तो समूह का प्रत्येक सदस्य उसी प्रकार उत्तरदायित्व होता है जैसे उसे अकेले ने ही कार्य किया हो। अभी मैंने बताया भी कि मैं ही अकेले दायित्व नहीं होंगी, जो सब काम कर रहे हैं वो भी सब होंगे। अभी 4 तरीके से किया जा सकता है: सामान्य अपराध, संयुक्त अपराध, दुष्प्रेरण और किसी को आश्रय देना। मान लो मैंने कुछ करा है गलत काम और मेरे कोई फ्रेंड है, उसने बोला कि मैं तुझे यहाँ पे रख लूँगा, बस तू तो आ जाए करके, तो वो क्या, वो भी इंक्लूड होना, उसको भी पता ही है, या फिर उसको इनडायरेक्टली पता होगा, नहीं भी पता तो वो भी उसके अंदर आएगा कि उसने भी अपराध किया है इन सब चीज़ों का। और ये 4 तरीके से बता दिया: सामान्य अपराध, संयुक्त अपराध, सामान्य अपराध, तो ये 34 चल ही रहा है। संयुक्त अपराध भी इसी में ही आता है, और जो उद्देश्य है वो 149 में आएंगे। जो दुष्प्रेरण है वो 107 में है, और किसी को आश्रय देना, इनके बहुत सारी चीज़ें क्राइटेरिया मेंशन है। अभी देखिए जो धारा 34 है उसके वैधानिक उपबंध क्या क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो वैधानिक उपबंध है वो कहाँ कहाँ किए गए, उसका मीनिंग क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट करता है। तो देखिए, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने ही किया है। कि जो सभी काम किए हैं उनको संयुक्त रूप से दंडित किया जाएगा, इसका मीनिंग ये निकलता है। ठीक है, मानो उसने अकेले नहीं कार्य किया हो, मतलब वो सभी व्यक्ति उसी में ही इंक्लूड माने जाएंगे। फिर है आवश्यक शर्तें: एक अपराध कार्य किया गया हो, अपराध कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किए गए हों। एक तो अपराध कार्य किया गया हो, मतलब कोई एक अपराध कार्य किया जाना आवश्यक है, मतलब आशय बना के बैठना कोई वो नहीं होता, आपराधिक कार्य भी होना चाहिए। ठीक है, फिर कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, जब ये सेक्शन 34 अप्लाई होगा। और अपराध कार्य सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो, मतलब जो सामान्य आशय है कि मैं बैंक ऐसे लूटूंगी, मैं बाहर खड़ी होंगी, आप अंदर जाना तो गाड़ी चलाना, ये सब इसमें इंक्लूड है। ठीक है, और ये कहाँ, ये संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। देखो मैंने पूरा डिफाइन करके अच्छे से लिखवा रखा है। ठीक है, अब इसके बाद है कि जब भी आप अगर ये सब जो आवश्यक शर्तें हैं इनको अगर आप लिखते हैं तो ये कहाँ पे लिखें, ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काम आ रही है कि ये सारे पॉइंट बनते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ बनती हैं आपके क्वेश्चंस।